अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पेपर सॉल्व करना है मई जून 2021 9701 और वेरिएंट है इसका 41। और बेटा हम ये आखिर से स्टार्ट करते हैं, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे लेकिन लास्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से चलें स्टार्ट करते हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 8 से कर लेते हैं, 8 से, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है टाइट्रेशन कर्व उसने आपको ये दिखाई हुई है और कह रहा है कि इन द रीजन सर्कल्ड ऑन द ग्राफ। अच्छा, ये रिएक्शन किसके दरमियान हो रहा है? एथेनोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान, ठीक है। एक आपके पास वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3 COOH और NaOH CH3 COO माइनस Na और साथ में वाटर। ये बड़ा रिएक्शन हो रहा है और इस ग्राफ में अगर आप देखें टाइट्रेशन कर्व में, दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पर ना इतने वॉल्यूम ऐड करने पर, इतना वॉल्यूम ऐड जब आप करेंगे ना, मतलब ये आपके पास ये ब्यूरेट है जिसमें आप ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH, और नीचे आपके पास बेटा कोनिकल फ्लास्क है जिसमें आपने CH3 COOH लिया हुआ है। अब बेटा देखें, मुझे कैसे पता चला कि NaOH ऊपर से ऐड करना है? क्योंकि pH बढ़ रही है, ठीक है, इसलिए। अब वो इक्विवेलेंस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करें कि इस इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि आपने कोनिकल फ्लास्क के अंदर ना जो इक्वल अमाउंट में एसिड और बेस को मिक्स कर दिया। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले पहले की क्या सिचुएशन होगी इस जगह पर? इस जगह का मतलब यह है कि अभी तक कोनिकल फ्लास्क में एथेनोइक एसिड इज इन एक्सेस, लेकिन जैसे ही आप इतना वॉल्यूम ऐड करेंगे, इतना वॉल्यूम बेटा, इतना वॉल्यूम जैसे ही आप ऐड कर देंगे, इट मींस कि दोनों की आपने अमाउंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन प्रोपोर्शन ऐड कर दी है, ठीक है। तो इस जगह का क्या मतलब है? इस जगह का ये मतलब है कि अभी कोनिकल फ्लास्क में जो एथेनोइक एसिड है वो एक्सेस में है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इन द रीजन सर्कल ऑन द ग्राफ आइडेंटिफाई द टू ऑर्गेनिक स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट। तो एक तो बेटा अनरिएक्टेड आपके पास एथेनोइक एसिड होगा CH3 COOH, जिसने भी रिएक्शन ही नहीं किया, और कुछ एथेनोइक एसिड ने NaOH के साथ रिएक्शन किया होगा तो CH3 COO नेगेटिव Na+। अब बेटा देखें ये आपके पास क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या बन गया बेटा, इसका सॉल्ट बन गया। तो ये एज अ बफर काम करेगा नहीं करेगा? तो वो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द पीएच ऑफ द मिक्सचर ओनली चेंजेस स्लोली एंड ग्रेजुअली इन दिस रीजन। देखिए शुरू में पीएच थोड़ी रैपिडली चेंज हुई लेकिन आगे आगे स्लो हो गया, क्यों? तो आप कहेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बफर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बफर। अब बफर की फॉर्मेशन की वजह से ना बेटा पीएच इतनी तेजी से चेंज नहीं हो रही है। बफर कैसे काम करता है देखें। अब अगर आप इस मिक्सचर के ऊपर ना इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर H आइन डालते हैं ना, सपोज, तो H आइन पता है किससे रिएक्शन करेगा? इसके साथ, ये जो एथेनोएट आइन है। अगर आप ऊपर से OH आइन बेटा डालते हैं तो OH आइन किससे रिएक्शन करेगा? देखें इसके साथ CH3 COOH, OH आइन से रिएक्शन करके क्या बना देगा? CH3 COO माइनस और H2O। तो बेसिकली ये बफर बन गया ना, कि बफर इस तरीके से बना कि अगर आप H आइन डालेंगे तो H आइन को बेटा ये रिएक्ट कर लेगा, अगर आप इसी कोनिकल फ्लास्क में OH आइन डालते हैं तो OH आइन के साथ ये रिएक्शन कर लेगा। तो इसलिए ये आपका बफर सॉल्यूशन के तौर पर काम कर रहा है और पीएच रैपिडली चेंज नहीं हो रही। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि इक्विवेलेंस पॉइंट इन दिस एसिड बेस टाइट्रेशन इज वेयर द टू सॉल्यूशन हैव बीन मिक्स्ड इन एग्जैक्टली इक्वल मोलर प्रोपोर्शन, सजेस्ट व्हाई द पीएच इज ग्रेटर देन 7 एट दिस इक्विवेलेंस पॉइंट। पहली बात तो आपको समझ आनी चाहिए कि जब भी कोई बेटा आप टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग चीज कौन सी है। देखिए यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो आपका सॉल्ट बनेगा उसकी नेचर क्या होगी? बेसिक होगी। स्ट्रॉन्ग बेस तो सॉल्ट वुड बी बेसिक, इसलिए जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो बेटा अबव 7 होगा, बेसिक वाले रीजन पर होगा। लेकिन क्यों होगा आपने उसकी रीजन बतानी है। बट उसकी रीजन ये है कि जो आपके ये सॉल्ट बना है ना CH3COONA, ये जो सॉल्ट है CH3COO माइनस, राइट, इट्स बेसिक इन नेचर। क्यों बेसिक इन नेचर है? कि दिस एथेनोएट आइन कैन रिएक्ट विद वाटर। ये क्या करेगा? वाटर से रिएक्शन करेगा, CH3COOH वाटर का H आइन गेन कर लेगा एंड प्रोड्यूसिंग OH आइन इन दिस सॉल्यूशन। ये जो बेटा एथेनोएट आइन है प्रेजेंट इन द वाटर एट इक्विवेलेंस पॉइंट, ये क्या करेगा उस पर जी? ये वाटर से रिएक्शन करके फॉर्मिंग मोर OH आइन। तो जब बेटा मोर OH आइन बनेंगे तो मोर OH आइन की वजह से जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है वो अबव 7 हो जाएगा, ठीक है।
मैंने आपको भी बताया बेटा कि जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो जो चीज स्ट्रांग होती है ना, सॉल्ट की नेचर भी वही होती है। स्ट्रांग बेस था तो स्ट्रांग सॉल्ट बना, और स्ट्रांग मतलब बेसिक सॉल्ट बना। स्ट्रांग बेस की वजह से सॉल्ट इज बेसिक, और बेसिक सॉल्ट क्या करेगा, बेसिक सॉल्ट जो सोल्यूशन में वाटर होगा उसके एच आयन के साथ रिएक्शन करके सोल्यूशन में OH आयन रिलीज करवाएगा। इसलिए इक्विवेलेंस पॉइंट आपका कहां पर आ रहा है, 7 पर आ रहा है, 7 से ऊपर आ रहा है। इसी तरीके से मैं आपको चले एक और एग्जांपल देता हूं। अगर बेटा होता ना एसिडिक सॉल्ट, इस तरह अमोनियम आयन बनता, तो अमोनियम आयन ने पता है क्या करना था, अमोनियम आयन ने NH3 बनाकर H आयन रिलीज करने थे, तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होना था, बिलो 7 आ जाना था। ठीक है, अगर वो आपसे एसिडिक सॉल्ट का पूछता है जिस तरह के अमोनियम क्लोराइड, तो इसमें आपने ये बता देना था कि अमोनियम आयन अमोनिया पर H आयन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा जी, आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो बिलो देन 7 होगा। अच्छा, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन इम्प्योर सैंपल ऑफ अमोनियम वेनेडेट, इसका मैच इतना है जी, लेकिन ये है क्या, इम्प्योर है। ठीक है, अमोनियम वेनेडेट 0.150 ग्राम है लेकिन इम्प्योर है। अच्छा, आपने आगे देखिए, कह रहा है कि इन दिस सोल्यूशन ऑल द वेनेडियम इज प्रेजेंट एट VO2 प्लस। VO2 प्लस में ना बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, एक -2 है, -4 और +3। VO2 प्लस के अंदर वेनेडियम इज 3 प्लस, लेकिन कह रहा है कि जितना भी वेनेडियम है ना वो VO2 प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एन एक्सेस ऑफ जिंक पाउडर इज एडिड। जिंक आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये देखें बेटा, ये जो वेनेडियम है यहाँ पर 3 प्लस से किस में जा रहा है, 2 प्लस में जा रहा है जी। ठीक है, V3 प्लस से 2 प्लस में चला गया। वेन दी ये उसने किससे रिएक्शन कराया है भाई, उसने यहाँ पर इसका रिएक्शन कराया है जिंक के साथ। ठीक है, और बीच में एसिड भी लिया हुआ है, और V3 किस में चला गया है, V2 में चला गया है। When the resulting solution is titrated, वो बैठा हुआ है, when the resulting solution is titrated, अच्छा अब बेटा इसको टाइट्रेट करवा रहा है, जिस सोल्यूशन में V2 प्लस आया ना, इसकी टाइट्रेशन करवा रहा है किससे, एसिडिफाइड KMnO4 से। तो वो कह रहा है जो KMnO4 है कि दोबारा V2 को किस में भेज रहा है, इसमें भेज रहा है जी VO2 प्लस में। मतलब KMnO4 ने क्या किया, KMnO4 क्या कर रहा है कि V2 को दोबारा इसमें भेज रहा है। MnO4 तो इसमें जा रहा है ना Mn2 प्लस में, और V2 को उसमें V3 प्लस में भेज रहा है। तो अब आपने बताना है कि कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ अमोनियम वेनेडेट। पहले आप ये समझ लें कि हुआ क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि VO2 प्लस जो है जिंक के साथ रिएक्शन करवाया, तो V3 किस में चला गया, V2 में चला गया। ये V3 V2 में चला गया, लेकिन फिर आपने जब इसके अंदर पोटाशियम मैग्नेट डाला, पोटाशियम मैग्नेट, तो पोटाशियम मैग्नेट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, तो उसने क्या किया जी, V2 को ऑक्सीडाइज कर दिया दोबारा VO2 प्लस के अंदर। ठीक है, और खुद रेड्यूस होकर Mn2 प्लस में चला गया। अब आपने बताना है जी इसकी, पहले तो इसकी इक्वेशन लिखे ना, तब आप बाकी काम कर पाएंगे। इक्वेशन ऐसे बनेगी कि MnO4 1 माइनस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स Mn2 प्लस और 4H2O, और बेटा इसकी इक्वेशन लिखें, इसको फ्लिप कर दें, V2 प्लस 2H2O, it gives VO2 प्लस 4H प्लस N 3 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन के मुझे मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 3 के साथ, और नीचे वाली इक्वेशन को बेटा मुझे मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 5 के साथ। तो ऊपर वाली इक्वेशन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पर 3, 8 की जगह क्या बन जाएगा 24, ये 5 इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बन जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बेटा इधर आ जाएगा 3Mn, और बेटा इधर आ जाएगा 12H2O, और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना है भाई, 5 से करूंगा तो 5, तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा इधर 10H2O, इधर आ जाएगा बेटा आपके पास 5, इधर बेटा आपके पास आ जाएगा 4 5 20, और इधर आ जाएगा बेटा 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें पूरी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ना यहाँ पर रेशियो एक्सेल में चेक करनी थी। ये देखें, अब अगर आप इसको कंबाइन करके लिखें ना, तो 3MnO4 1 माइनस 5 मोल्स ऑफ V2 प्लस। आपको बेसिकली इनकी मोलर रेशियो चाहिए थी, बस वो हमें पता चल गया क्या है। अगर 3 मोल्स MnO4 -1 के होंगे तो विनेडियम के कितने होंगे भाई,
V2 प्लस के कितने होंगे 5 मोल्स होंगे। ये भी हमने निकाल लिया ना, बस बाकी क्वेश्चन को छोड़ दें, बाकी हमें जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। अभी हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। अब बेटा देखें, सबसे पहला काम जो आपने करना है यहाँ पर मोल्स निकालने हैं जी। किसके मोल्स? MnO4 के। तो आप इसको क्या मोल्स निकालें यहाँ पर, मोल्स ऑफ MnO4-1 कितना है जी? वॉल्यूम लिया हुआ है 20.10 टाइम्स 0.025 डिवाइडेड बाय 1000, तो आ रहे हैं 0.0005025। ये मोल्स MnO4 के आ गए, ठीक है जी। अब बेटा MnO4 के मोल निकालने के बाद अब हम मोल्स निकालेंगे इसके, किसके? वेनेडियम के। कैसे निकालेंगे जी? आपके पास रेशो तो है, आपको पता है कि अगर 3 मोल्स हो ना, अगर 3 मोल्स MnO4-1 के हो तो 5 मोल्स चाहिए होते हैं किसके? V2 प्लस के। तो अगर 0.0005025 मोल्स हो तो इसके कितने चाहिए होंगे? X। तो यहां से बेटा आपके पास मोल्स ऑफ X आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मोल्स ऑफ V2 प्लस। तो V2 प्लस के जो बेटा आपके पास मोल्स आएंगे दैट इज 8.375 टाइम्स 10⁻⁻⁴। ठीक है, मोल्स आ गए ना आपके, किसके? V2 प्लस के। अब V2 प्लस और VO2 प्लस में क्या रेशियो है? मोलर रेशियो सेम है, तो इसके भी वही मोल्स होंगे। मोल्स ऑफ VO2 प्लस के भी बेटा यही मोल है, 8.375 टाइम्स 10⁻⁻⁴। अब आप क्या करेंगे बेटा, आपने इसका ना, क्योंकि परसेंटेज बाय मैथ निकालना, तो पहले इसका मैथ निकाल लें। MR दिया हुआ है, तो मैथ कितना होगा भाई इसका? इन मोल्स को 8.375 टाइम्स 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय इट्स MR 116.9 आप करेंगे तो आपके पास बेटा मैथ आ जाएगा इसका 0.0979 ग्राम्स। ठीक है, अब आपने बेटा परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला ये होता है कि जो प्योर मैथ है, प्योर मैथ 0.0979 डिवाइडेड बाय टोटल मैथ। बेटा टोटल मैथ देखें, उसने ऊपर क्वेश्चन में बताया हुआ था, कितना बताया हुआ है जी? 0.150। तो ये बेटा उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है, और इनटू 100 कर दें तो आपके पास बेटा परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, 65%। ये आपका आंसर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहे कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड C8H8O2 contains 6 पीक्स। अब देखें, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें 8 कार्बन है, लेकिन उसकी कार्बन 13 की पीक्स 6 आ रही हैं। इसका मतलब है कि 2 ऐसे कार्बन है जिनका एनवायरनमेंट सेम है, क्योंकि 8 कार्बन है तो 8 पीक्स आनी चाहिए थी, लेकिन 8 नहीं आ रही। इसका मतलब है कि 2 कार्बन का सेम एनवायरनमेंट है। कंपाउंड ए रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर टू गिव अ कंपाउंड बी। पहले देखें, आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें ना, C8H8, और दूसरी लाइन पढ़ें कि वो कह रहा है ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है, तो 2 चीजें आपको ज़हन में आ रही होंगी कि या तो ये एल्कीन हो सकता है या फिनोल हो सकता है। एल्कीन होने के चांसेस इसलिए कम है बेटा क्योंकि एल्कीन में तो फिर हाइड्रोजन बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड होने के चांसेस या तो हों, लेकिन अगर आप बेंजीन रिंग्स बनाएं तो वो ज्यादा पॉसिबल है कि बेंजीन के साथ OH लगा दें और फिनोल कैन रिएक्ट विद ब्रोमीन, और उसको हम भी 6 पीक्स से चेक भी कर लेंगे कि आया उसकी 6 पीक्स बन रही है या नहीं बन रही। तो एक तो हमेशा को रहा है कि इट मे बी फिनोल, कि ए जो है ना इसमें बेंजीन रिंग के साथ एक तो फिनोल हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। बेटा ये अल्कलाइन एक्वस आयोडीन से ना रिएक्शन भी कर रहा है। ठीक है जी, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड O CH3 भी लगा होगा, ये भी होना चाहिए ना। अच्छा, ये किस पोजीशन पर होना चाहिए, ये भी तो इंपॉर्टेंट भाई कि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्या पैरा पर हो या मेटा पर हो, वो भी हम 6 पीक से बेटा बताएंगे। लेकिन पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच कर लें, क्या ठीक है? C8H8O2, यस मॉलिक्यूलर फार्मूला ठीक है, लेकिन ये इसकी पोजीशन किधर होनी चाहिए? क्या 1,4 पर होना चाहिए, 1,2 पर होना चाहिए? वो 6 पीक्स बेटा आपको बताएगा। अभी जरा देखते हैं जी इधर, ये देखिए बेटा, अगर आप OH और ये ऐसे लगाते हैं तो इनकी पीक चेक करें कि कितने डिफरेंट इन्वायरमेंट है बेटा। एक कार्बन का ये इन्वायरमेंट है एक कार्बन का, इन 2 कार्बन का बेटा एक इन्वायरमेंट है, इन 2 कार्बन का, इन 2 कार्बन का एक। अच्छा, बाज बच्चे कहते हैं सर ये दोनों सेम है,
नहीं भाई, ये दोनों सेम नहीं है। ये जो मैं ब्लू और येलो से मार्क कर रहा हूँ, जो ब्लू वाला है बेटा उसके ऊपर देखें OH लगा हुआ है, और जो येलो वाला है उसके ऊपर देखें कार्बन लगा हुआ है। तो दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ठीक है। आपने नेबर का नेबर भी देखना होता है, क्या एग्जैक्टली सेम है या नहीं। इस तरह बेटा इस कार्बन का एक एनवायरनमेंट, इस कार्बन का एक, इसका एक। तो कितनी पीक्स आ रही है? 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस COOCH3 को कहीं और लगाते हैं ना बेटा, किसी और पोजीशन पर, तो फिर आपकी 6 पीक्स नहीं आएंगी, ज्यादा आएंगी या कम आएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो एक स्ट्रक्चर है बेटा वो तो हमें समझ आ गया ही है। अब वो आगे ये कह रहा है कि आपने कंपाउंड A रिएक्ट विद एक्वस अल्कलाइन आयोडीन टू फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट C। बेटा वो तो बड़ा सिंपल है कि जब भी इसका रिएक्शन होता है ना इस ग्रुप का एक्वस अल्कलाइन आयोडीन के साथ, तो CHI3 बनता है, दैट इज येलो प्रेसिपिटेट। कंपाउंड डी भी बेटा बनेगा। वैसे जनरली कंपाउंड डी पता है क्या बनता है आपके पास? कंपाउंड डी ये होता है, मतलब होना ये चाहिए, OH है तो C डबल बॉन्ड O, ONA, सॉल्ट बनता है या नहीं बनता जी? सॉल्ट बनता है ना आपके पास, ठीक है। तो यहां पर देखें क्या कह रहा है कि कंपाउंड डी रिएक्ट विद PCl5 टू कंपाउंड E, और उसने ऊपर कहा कि कंपाउंड ए जो है ना अल्कलाइन एक्वस आयोडीन से रिएक्शन करके येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, और कंपाउंड डी बना रहा है, और कंपाउंड डी PCl5 से रिएक्शन कर रहा है। तो बेटा अगर PCl5 से रिएक्शन कर रहा है तो हमें यहाँ पर एक हिंट मिलना चाहिए कि उसने ना बीच में एसिड डाला होगा, और इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें पहले Na बना होगा, ठीक है, Na बना है, लेकिन अगर अब बीच में आप एसिड ऐड कर दें ना H+, तो H+ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। मुझे कैसे पता चला जी, मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। देखिए क्योंकि अगला रिएक्शन PCl5 के साथ हो रहा है। जब अगला रिएक्शन PCl5 के साथ होगा ना, तो इसका मतलब है कि पीछे कार्बोक्सिलिक इज प्रेजेंट, क्योंकि ONA के साथ तो PCl5 रिएक्शन नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसका रिएक्शन भी करवा लेते हैं जी। PCl5 के साथ क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये इस OH को रिप्लेस कर देगा, ये जी, ठीक है। और नेक्स्ट रिएक्शन में देखें प्रोपेन 2 से रिएक्शन करवा रहा है, दिस इज प्रोपेन 2। तो ये बेटा HCl बनेगा इधर। तो ये आपके पास जो कंपाउंड बन जाएगा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये OH, ये बेटा C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन आ गया इसका, CH3 एंड CH3। बट ये आपको अगर समझ नहीं आई तो इसमें देखें, मुझे इसलिए मैंने यहाँ OH लिखा है क्योंकि आगे वो PCl5 से रिएक्शन कर रहा है, तो उसने लाजमी बीच में एसिड डाला है, या वाटर का H आइन। बेटा वाटर का H आइन भी गेन हो सकता है, वाटर के अंदर जो H आइन है ना, वो भी तो जो एथेनोएट आइन बना था, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये है ना, ये जो O नेगेटिव है ना, ये वाटर से H आइन गेन कर लेगा, ठीक है, और क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर PCl5 से रिएक्शन हो रहा है। अच्छा यहाँ पर देखें बेटा बी में क्या हो रहा है, बी में उसने ब्रोमीन ऐड किया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है OH, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये है कि दोनों कोऑपरेटिव हैं। कोऑपरेटिव का मतलब ये, अगर आप OH के लिहाज से देखें तो इधर ब्रोमीन आना चाहिए 2 6 पर। अगर आप COOCH3 के लिहाज से देखें तो वो भी मेटा पोजीशन बन रही है बेटा, यही। तो इसका मतलब है कि Br आप यहाँ लगा देंगे। और आपको मैंने ये बेटा लिखवाया, नोट्स में लिखवाया हुआ है कि अगर दोनों ग्रुप्स कोऑपरेटिव ना हो तो फिर आपने किसको फेवर करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को, ठीक है। ये बेटा बन जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये 8 और 9 तो हमने कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ये है कि 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मिथाइल बेंजीन इन 3 स्टेप्स, ठीक है। ये बेटा आपके पास मिथाइल है, याद रखिएगा, और आपने बनाना है ऐसे ये। और आप देखें कि यहाँ पर अमाइनो ग्रुप जो है ना बेटा थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है। मतलब ये हुआ थर्ड पर कब आता है, मेटा पोजीशन पर कब आएगा, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा होगा। तो आपने पहले स्टेप में इसकी ऑक्सीडेशन कर देनी है, स्टेप 1 में। आपको पता है ना, जब भी बेटा बेंजीन के साथ कोई साइड चेन लगी हो और आप उसको ऑक्सीडाइज करें हॉट KMnO4 के साथ, हॉट KMnO4 के साथ आप अगर ऑक्सीडाइज करें तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये साइड चेन होती है, चाहे ये जितनी मर्जी लंबी हो, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा ना बेंजीन के साथ, उसको कार्बोक्सिलिक में भेज देना है बस, चाहे कार्बन चेन जितनी मर्जी लंबी हो, ये बन जाएगा। अब आपने बेटा क्या करना है जी, अमाइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। अमाइनो डायरेक्ट नहीं करवा सकते, आप पहले नाइट्रेशन करवाएंगे। और नाइट्रेशन करवाने के लिए आपको क्या लेना होता है बेटा, HNO3 कंसेंट्रेटेड लेना है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 लेना है,
और बेटा आपको 55 डिग्री सेल्सियस हीट करनी है, ठीक है। तो क्या होता है, आपको याद होना चाहिए कि इसका एक हमने रिएक्शन पढ़ा था HNO3 और H2SO4 का, जो NO2 जनरेट करके देते हैं बेटा, NO2 प्लस H2O और HSO4 -1, ठीक है। ये आपने बेटा पढ़ा था एक रिएक्शन। तो ये जो NO2 है ना बेटा, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज हो यहाँ पर आएगा, और बेटा इन पोजीशन पर आएगा, कहाँ पर, 3 या 5 पर, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ना, तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप किन पोजीशंस को फेवर करता है, या 3 को या 5 को, जिनको हम मेटा कहते हैं, COOH, और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, नाइट्रो। अब आपने बेटा NO2 से NH2 में जाना है, तो NO2 से NH2 में जाने के लिए एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसको आपने हमेशा वही लिखना है, और लिखेंगे तो गलत होगा, टिन प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये बेटा लिखना है, और साथ में हीट करनी है। तो टिन और HCl जब रिएक्शन करते हैं तो H प्रोड्यूस होता है, वो H क्या करेगा, इस NO2 के O को रिमूव करके खुद आ जाएगा, और 6H आएंगे, 6H में से बेटा क्या होगा, जो 2H इधर लग जाएंगे, और जो 4H बचे होंगे वो इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। हाँ, ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि अ मिक्सचर ऑफ सीरीन, ये बेटा सीरीन का स्ट्रक्चर उसने लिया हुआ है, देखें इसको ना, पहले आप अगर ओपन करके लिखें ताकि आपको पता चले कि क्या कह रहे हैं। CH2OH है, CH है, NH2 है, और जी ये COOH है, ये जी सीरीन, ये R है, जो स्पेशल ग्रुप नहीं होता ये लगा हुआ है R, जो हर एक में वेरी करता है। तो कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ सीरीन एंड लाइसिन, लाइसिन बेटा देखें, लाइसिन के अंदर जो स्पेशल ग्रुप है ना R, मतलब ये तो हर एक में कॉमन होगा ना, ये तो NH2 आ जाएगा इधर, और यहाँ बेटा जो है वो CH2 4 दफा है, और देन NH2 है, ये जी आपका ये नीचे वाला लाइसिन है, और ऊपर वाला सीरीन है। वो कह रहे हैं कि a mixture of serine and lysine react to form several different products. Draw the structure of the two structural isomer with molecular formula C6H12N2O5 that could be present in the product mixture. The functional group in each case should be displayed. आपने बेटा एक यहाँ पर दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होना चाहिए C6। अब देखिए एक बात तो क्लियर है कि लाइसिन नहीं रिएक्शन कर रहा, क्योंकि लाइसिन में तो बहुत कार्बन है, 4 5 6 कार्बन है लाइसिन में। तो अगर लाइसिन रिएक्शन कर रहा होगा तो 6 कार्बन तो इसी के ही है, तो अगर किसी और से रिएक्शन करेगा तो उसके भी तो कार्बन ऐड हो जाएंगे ना। तो लाइसिन तो रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब है सीरीन अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा होगा। तो अगर सीरीन अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है तो जरा इसका रिएक्शन देखें कैसे बनेगा। NH2 CH CH2OH C डबल बॉन्ड OOH। अगर आप दूसरा सीरीन बेटा इसके सामने बनाए ऐसे करके, NH2 CH CH2OH एंड C डबल बॉन्ड OOH। अब बेटा देखें, अब यहां से ये निकाल देंगे, तो एक तो आपके पास बन जाएगा ये जी NH2 CH2OH H C डबल बॉन्ड O NH CH CH2OH एंड C डबल बॉन्ड OOH। देखिए एक आपके पास क्या बन रहा है, एक आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर आपने ये फंक्शनल ग्रुप बड़ा क्लियर उसने क्या डिस्प्ले करना है, तो आपको नजर आना चाहिए कि इसमें एमाइड बन रहा है C डबल बॉन्ड O NH, है ना। एक तो ये बन गया ना, इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें कितने कार्बन है जी इसमें, 1 2 3 4 5 6, और बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। 6 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। तो हाइड्रोजन देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 2 क्या है, नाइट्रोजन है, 1 और 2, एक बन गया बेटा। तो ये तो हमने चले बना दिया, ठीक है। अब जिसमें क्या बन रहा है जी, एमाइड मैंने बनाया है इसमें, एमाइड, ये आपके पास एमाइड वाला है। अब दूसरा बेटा जो मैंने बनाना है वो क्या होना चाहिए जी, इससे डिफरेंट होना चाहिए। अब जरा गौर करें, बेटा गौर करें कि ये जो दो लाइसिन हैं, एक पॉसिबिलिटी तो हमने यूज कर ली ना कि एमाइड बनाई, दूसरी पॉसिबिलिटी भी हमने यूज नहीं की, हम अल्कोहल भी तो बना सकते हैं।
सॉरी एस्टर भी तो बना सकते हैं। कैसे, जरा देखिएगा, क्योंकि अल्कोहल भी है और इसमें वो भी है, कार्बोक्सिलिक भी है। तो जरा देखिएगा बेटा, CH2OH में इधर लिखता हूँ, ठीक है, NH2 इधर लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड OOH इधर लिखता हूँ, H इधर लिखता हूँ, और दूसरा लाइसिन जब बनाऊंगा ना बेटा, दूसरा लाइसिन, उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर लिखता हूँ, और NH2 इधर, H इधर, और CH2OH इधर। अब जरा देखें, एस्टर नहीं बन सकता कि OH कार्बोक्सिलिक से और यहाँ से H, तो आपके पास बिल्कुल एस्टर बनेगा। देखिएगा, C डबल बॉन्ड OOH, H, NH2, CH2, CH2 के बाद ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड हो। फंक्शनल ग्रुप को आपने बड़ा क्लियर लिखना है, उसने वहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये बेटा देखिएगा कि दिस इज एस्टर, ठीक है, और फॉर्मूला आप चेक कर लें। देखिए उससे डिफरेंट है ना। आपको कहा था कि 6 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 2 नाइट्रोजन होने चाहिए, एक ये एक ये। तो दूसरे में बेटा आपके पास क्या बन रहा है? एस्टर बन रहा है। तो ये हमने बना दिए, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या पूछ रहा है। देखिए वही पूछ रहा है कि प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C9। अब देखिए वो क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। मतलब लाइसीन में 6 कार्बन थे, सीरीन में 3 कार्बन है, इन दोनों का अब रिएक्शन करवा रहा है। तो बता रहा है, कह रहा है कि अब अगर इन दोनों का रिएक्शन हो, C9H19N3O4, तो अब बताएं कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। तो अगेन आपको थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा ऐसे करके कि CH2OH, C डबल बॉन्ड OOH, NH2NH, ये हो गया। दूसरा ये है बेटा आपका सीरीन। दूसरा आप लिखें यहाँ पर जो आपका लाइसीन है, CH2 4 दफा है, NH2, बाकी COOH, NH2NH। अब जरा बेटा गौर से देखना आपने, पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि ये OH और ये कार्बोक्सिलिक रिएक्शन करे ना, हो सकता है ना। तो ये एक आइसोमर बन गया। दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है? मैं येलो से कर रहा हूं तो इसका मतलब है ये पार्ट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, सिर्फ H को येलो कर रहा हूं। ये दूसरी बेटा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका कार्बोक्सिलिक इसके एमाइन से रिएक्शन करे, हो सकता है ना। तो ये दूसरा आइसोमर हो गया भाई। तीसरी पॉसिबिलिटी जरा चेक करें जी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप अब बेटा ये देखिए 2 हो गए ना। मैंने इसका रिएक्शन किससे करवाया था? इससे करवाया था। और बेटा इसका रिएक्शन किससे करवाया? इससे करवाया। अब मैं स्विच करूंगा चीजें। ये जो बेटा आपको कार्बोक्सिलिक नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसका रिएक्शन क्या इससे हो सकता है या नहीं हो सकता? बताएं। हो सकता है ना बेटा? बिल्कुल हो सकता है। तो ये आपका हो गया बेटा तीसरा, ये तीसरा आपका आइसोमर हो गया, ठीक है। अब एक और जरा देखिएगा बेटा, ये जो आपको कार्बोक्सिलिक नजर आ रहा है, क्या इस कार्बोक्सिलिक का रिएक्शन इस एमाइन से नहीं हो सकता? हो सकता है ना, इस एमाइन से भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता भाई? बिल्कुल हो सकता है। तो ये देखिए आपको कितनी लाइंस नजर आ रही है इनके आपस में, 1 2 3 4। और पॉसिबिलिटी नहीं आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बेटा आपके पास जो आइसोमर यहाँ पर बनेंगे वो 4 आइसोमर बनेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है, अल्कोहल एमाइन से रिएक्शन कर सकता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइन से रिएक्शन कर सकता है। आपको अगर ये नॉलेज नहीं पता ना, तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिएक्ट विद अल्कोहल। आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिएक्ट विद एमाइन, ठीक है। ये बड़ा कॉमन सी चीजें हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एस्टर बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन एसिड बेस रिएक्शन है। तो अगर आपको ये नॉलेज होगा तो आप ये चारों एरोस बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपने, ये एक मॉलिक्यूल है, ग्लूटाथियोन इज अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स। On the diagram of the glutathione, label each chiral center with star. Chiral center बेटा ढूंढना है, एक ये है, ठीक है बेटा, और एक chiral center बेटा आपका ये है,
देखे ना, ऊपर एक मॉलिक्यूल लगा हुआ है, इधर इनके साथ एच भी लगे हुए हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे देखें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये डिफरेंट है, ठीक है। अब आ जाए बेटा आगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स फॉर्म आफ्टर द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ, आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है, तो इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, ये देखें जी, एमाइड को आपने ब्रेक करना है, राइट, जहां जहां एमाइड है, और तो कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है ना, एमाइड है, तो एक यहाँ से कट होगा। अच्छा, और कहाँ से कट होगा जी, एक बेटा यहाँ से कट होगा, और एक कट होगा ये सी डबल बॉन्ड ONH, यहाँ से कट होगा। तो अब इसको देखें कैसे आपने कट करना है, ये H ऐसे लिखें और OH इधर लिखें, तो क्या बनेगा देखें, एक तो ये बनेगा OH, सी डबल बॉन्ड O OH, सॉरी सी, ये सी डबल बॉन्ड O हो गया। और अच्छा, आपने इसमें बनाने हैं, एक मिनट जी, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थ्री प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द कंप्लीट एसिड हाइड्रोलिसिस, एज्यूम थायोल डज नॉट रिएक्ट, थायोल रिएक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, वेट अ मिनट। तो हम इसमें ब्रेकिंग इस तरह करते हैं जी, कि एक तो आपने ये लिंक ब्रेक किया, ठीक है, और एसिड हाइड्रोलिसिस है, तो H और ये OH आ गया ना इधर। एक तो आप ये बना देंगे, पहले एक साइड से शुरू करते हैं, एक तो आपके पास ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड O OH, ये पार्ट, देन क्या है जी CH2, एंड देन क्या है जी NH2। ये देखें, ये पार्ट मैंने लिखा है जी अभी, ये वाला, ये इधर बन गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो बेटा यहाँ पर बनेगा वो देखें, अब आपका यहाँ से ब्रेक होगा जी, ये एमाइड है ना, अगेन H और ये OH ले जाएंगे ऐसे। अब ये आपका बनने जा रहा है, देखिएगा जरा, इसको मैं किसी और कलर से क्यों करता हूँ, ये बनेगा जी, ये इसको आपने लिखना है जी। तो ये आपके पास होगा सी डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, फिर आएगा कार्बन, इसके ऊपर CH2SH है, ठीक है, और इसके नीचे क्या आ रहा है, NH2RH, ठीक है, ये आपके पास दूसरा बन गया फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब जरा देखिए, मैंने यहाँ से तोड़ा है भाई, यहाँ से तोड़ा है, और ये जो था ना बेटा यहाँ से तोड़ा है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को सिर्फ क्लियर करूं, ये चीज बन रही है, देखिए, एमाइड की आपने हाइड्रोलिसिस करानी है ना, एमाइड की, तो ये बन गया। अच्छा, वो तीसरा कह रहे जी, बस आप एक और बना दें, थर्ड वन, ठीक है। थर्ड वन ये होगा कि आपने, अच्छा दिस इज नॉट एमाइड ना, ये तो एमाइन है, ये आपका एमाइन है, दिस इज नॉट एमाइड, तो इसको तो आप नहीं करेंगे। अब बेटा आपने जो तीसरा बनाना है वो ऐसे करेंगे, ऐसे यहां से देखें, ये ये, ठीक है। तीसरा आपका ये बनेगा सी डबल बॉन्ड O OH CH NH2, ये नहीं टूटेगा ना, दिस इज एमाइन, एमाइड की हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है जी। अच्छा आगे देखें, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, तो ये बेटा आपके पास बनेगा तीसरा। तो अगर मैं इसको दोबारा मार्क करके सिर्फ आपको दे दूं कि पहला बेटा मैंने जो ब्रेक किया है वो यहां से किया है, ये दूसरा जो मैंने बेटा ब्रेक किया है वो मैंने यहां से किया है, ये, और तीसरा जो दरमियान में रह गया ये है, ठीक है जी। अब आ जाए आगे। अच्छा, अब कह रहा है कि बाय रेफरिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूटाथियोन एक्सप्लेन व्हाई ग्लूटाथियोन इज सॉल्युबल इन वाटर, कि वाटर में सॉल्युबल क्यों है। पर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए NH2 लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ रहा है कि कंपेयर एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव एसिडिटीज ऑफ ब्यूटानोइक एसिड, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड एंड वाटर। मोस्ट एसिडिक कौन सा है? तो देखिए इसके लिए आपको पहले हम इस तरह करते हैं कि ब्यूटानोइक एसिड को और एथेनोइक एसिड को छोड़ दें, एथेनॉल और वाटर में देखते हैं जी। तो ये एच आयन बेटा रिलीज करता है ना, ओ नेगेटिव और H प्लस, और दूसरा है वाटर, H प्लस और OH माइनस। इन दोनों में अगर आप देखें, अच्छा इसको दो तरीके से देखते हैं। पहले अनआयोनाइज आयन को देखें, अच्छा बेटा देखें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो स्ट्रेंथन्स द OH बॉन्ड, राइट? तो ये OH बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इट मींस दिस इज द वीकर एसिड। ये क्या होगा? वीक एसिड होगा। वाटर में तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। अब दूसरा यहां से भी समझे, जो अब एक रीजन आपने देनी होगी अनआयोनाइज से, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप बताएंगे कि इन एथेनॉल जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दैट स्ट्रॉन्गर, दैट स्ट्रेंथन्स द OH बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग क्या करता है? वीकन्स द OH बॉन्ड। पहला मार्क। दूसरा मार्क, आपको इस एनाइन की स्टेबिलिटी के डिस्कस करना है भैया आपने। क्या ये एनाइन स्टेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ना, ये इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी के बढ़ने की वजह से दिस एनाइन इज अनस्टेबल, और ये एनाइन क्या करेगा? रेडिली प्रोटॉन गेन करके क्या बना देगा? अनआयोनाइज्ड एसिड। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 मार्क्स आपको इस चीज के मिलेंगे कि आपने एक फैक्टर जो बताना होता है किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ का, कि OH बॉन्ड को स्ट्रेंथन कर रहा है ग्रुप या वीकन कर रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से स्ट्रेंथन कर रहा है, तो ये वीक एसिड है। दूसरी रीजन आप बताएंगे कि आयन जितना अनस्टेबल होगा, यहाँ देखें एथेनॉल में आयन इज अनस्टेबल ना। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि नेगेटिव आयन की डेंसिटी बढ़ गई है, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। किस वजह से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज जब बढ़ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो इट विल रेडिली गेन दी प्रोटॉन, और दोबारा ये बैकवर्ड रिएक्शन देगा। तो इससे आपको 2 चीजें तो समझ आई कि एथेनॉल तो लीस्ट एसिडिक होगा, देन वाटर है। अब मसला रह गया जी किसका? इन एसिड्स का, जो कि हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड और एथेनोइक एसिड। इन एसिड को बेटा समझने के लिए मैं आपको एक चीज और समझाता हूं पहले। ये है जी HC डबल बॉन्ड OOH, और ये एथेनोइक एसिड है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप तो लगा हुआ है। C डबल बॉन्ड O के बारे में याद रखें, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, और ये OH बॉन्ड को क्या करता है? वीकन करता है। ये बात बतानी है आपने लाजमी, तब आपको मार्क्स मिलेंगे कि ये जो OH बॉन्ड है, क्योंकि बेटा ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहे हैं सारे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो OH बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेच होता है, तो ये बॉन्ड वीक हो गया है। अब ये होगा कि जब ये आयंस में, पहले तो आपने देखिए अनआयोनाइज की रीजन बता दी ना आपको, मैंने बताया जब भी स्ट्रेंथ की बात करनी है एक रीजन अनआयोनाइज की देनी है कि OH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है वीकर है। अब वो तो दोनों में चले प्रेजेंट है, वो तो कॉमन हो गया ना दोनों में। लेकिन यहाँ देखें आगे जब ये आयन बनाएगा O नेगेटिव, और यहाँ पर बेटा ये आयन बनाएगा, तो यहाँ पर देखें डीलोकलाइजेशन भी दोनों में हो रही है। ये नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ तो अब जो आयन के ऊपर चार्ज है वो तो सेम है, बिल्कुल सेम है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ जो एथेनोएट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी चार्ज डेंसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है ना। जबकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रही है, स्टेबल आयन है। दिस आयन इज स्टेबल, ठीक है जी। और दिस आयन इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको समझ ये आई कि जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे ना, अब एसिडिटी कम होती जाएगी। एथेनोइक एसिड, मेथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानिक, तो जितने ज्यादा कार्बन चेन बढ़ेंगे तो आपकी जो एसिडिटी है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी।
ठीक है, क्योंकि आइन आपका अनस्टेबल होता जा रहा है। मेथानोएट आइन इज स्टेबल, एथानोएट आइन इज अनस्टेबल। तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो मोस्ट एसिडिक होगा दैट इज एथानोइक एसिड, देन आपका आएगा ब्यूटानोइक एसिड। अच्छा, इसमें अब रीजंस क्या बताएंगे? रीजंस मैं आपको बता देता हूँ बेटा। पहली रीजन जो आपने बतानी है वो तो ट्रेंड हो गया। अब 3 मार्क्स आपने लेने हैं ना, तो आप पहले एथेनॉल और वाटर का बताएं कि एथेनॉल के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है विच स्ट्रेंथन्स दी OH बॉन्ड, ठीक है। और फिर आप बताएंगे एथेनोइक और ब्यूटानोइक एसिड के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है विच वीकन्स दी OH बॉन्ड। फिर आप बताएंगे कि जो एथेनोइक और ब्यूटानोइक एसिड के अंदर जो आइन है वो एथेनोइक आइन जो है इज एथेनोएट आइन इज मोर स्टेबल देन ब्यूटानोएट आइन। ब्यूटानोएट आइन इज अनस्टेबल, ठीक है। जितनी लंबी कार्बन चेन होगी उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ये अनस्टेबल आइन होगा, ये अनस्टेबल आइन है एज कंपेयर टू एथेनोएट। तो ये बेटा आपने 3 रीजंस में बतानी है। नेक्स्ट बेटा देखें, आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेथानोइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड एंड ब्यूटेन डायोइक एसिड आर कंपेयर्ड। 2 tests were carried out on separate sample. The following results were obtained: observe change or not change. आपने बताना है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो मेथानोइक एसिड देता है और इथेन डायोइक और ब्यूटेन डायोइक नहीं देता। तो वो बेटा देखें, अगर आप मेथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर लिखें ना, मेथानोइक एसिड, तो इसमें एक तो आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप एक ग्रुप देखें, ये वाला बेटा जो मैं अभी मैंने मार्क किया किधर, ये एल्डिहाइड है बेटा, दिस इज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन बाकियों में देखें आप एल्डिहाइड आपको नजर नहीं आएगा। तो इसकी वजह से रिएजेंट एंड कंडीशन आप बताएंगे कि ये वाकई रिएक्शन दे रहा है किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ। टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन देगा, टॉलेंस रिएजेंट, और आपने इसको वार्म करना है बेटा, ठीक है, साथ में हीट करना है। और क्या होगा यहाँ पर, सिल्वर मिरर बनेंगे। अच्छा बेटा, दूसरा आप जरा एक पहले नोट सुन ले, फिर हम दूसरा पार्ट करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। वो पता है कौन से हैं? एक है मेथानोइक एसिड और एक है बेटा इथेन डायोइक एसिड। ये 2 ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं कि KMnO4 इनको ऑक्सीडाइज करके किस में भेजता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये 2 ऐसे एसिड हैं जिनकी ऑक्सीडेशन होकर ये किस में चले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, और किस में, वाटर में। तो अब जरा देखें, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा रिएजेंट बताएं विच कैन रिएक्ट विद मेथानोइक एसिड, विच कैन रिएक्ट विद इथेन डायोइक एसिड, लेकिन इसके साथ नहीं करेगा। तो अभी आपको मैंने बता दिया ये वो कौन सा रिएजेंट होगा, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4। और आपने हीट करना है इसको बेटा, तो इसमें क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। या देखें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो फिजिंग भी कह सकते हैं, या बता दें कि पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा, पर्पल टू कलरलेस, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें, क्या ईच कंपाउंड, ये बेटा 2 कंपाउंड ऐसे हम इसके स्ट्रक्चर बना ड्रॉ करते हैं, C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, ये एक तो मेथानोइक एसिड है, दूसरा है बेटा इथेन डायोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH एंड C डबल बॉन्ड OOH। और तीसरा है बेटा आपके पास ब्यूटेन, C डबल बॉन्ड OOH, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। आपने बताना है इसमें प्रोटॉन NMR को कार्बन 13। पहले फर्स्ट वन को देखते हैं बेटा, क्या इन दोनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो कितनी हाइड्रोजन की वजह से कितनी पीक आएंगी, 2। कार्बन 13 एक ही कार्बन है, एक पीक आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, जो नेक्स्ट है आपके पास इथेन डायोइक एसिड। अब ये देखें कि दोनों का एनवायरनमेंट 100% सेम है, दोनों एक जैसे एटम्स के साथ अटैच है, तो इन दोनों की वजह से एक पीक आएगी, इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। और कार्बन 13 की पीक्स आपने बतानी है बेटा, इन दोनों कार्बन का एनवायरनमेंट भी सेम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, तो एक पीक आएगी कार्बन 13 की वजह से। और नीचे वाले में आप देखें बेटा, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट पर है, तो हाइड्रोजन, अच्छा एक तो इनकी पीक आएगी, एक पीक बेटा इनकी आएगी। और दूसरे अब ये 2 हाइड्रोजन देखें, इन 2 हाइड्रोजन की एक पीक आएगी क्योंकि इनका एनवायरनमेंट सेम है और इन 2 का एनवायरनमेंट सेम है, तो आपके पास हाइड्रोजन की वजह से पीक 2 आएंगी। अब कार्बन की वजह से कितनी पीक आएंगी, देखें इधर, ये 2 कार्बन ना 100% सेम है। एक मैं पहले वाला रब कर दूं,
हाँ, पर ये जो मैंने कार्बन को मार्क किया ना 2 ब्लू कलर से, ये बिल्कुल सेम है। और इसी तरह ये जो 2 कार्बन है ये भी सेम है। तो एक पीक बेटा आपको मिलेगी इन 2 कार्बन की, एक पीक मिलेगी इन 2 कार्बन की, तो 2 पीक यहाँ पर आ रही है। अच्छा, नीचे में जो क्वेश्चन है बेटा जरा इसको पहले सुन लें कि ऐसे मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताए थे कि जिनको आप D2O में डालें तो उनके प्रोटॉन की पीक खत्म हो जाती है। उसमें एक याद रखें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप इसको D2O में डालेंगे ना तो इस H की पीक डिसअपियर हो जाएगी। इसी तरह बेटा जो एमाइंस हैं NH2, इसको आप D2O में डालें तो इस हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम रिप्लेस कर देगा और एक पीक खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से बेटा आप अगर ले लें अल्कोहल, तो अल्कोहल के अंदर भी ये जो हाइड्रोजन है बेटा, अल्कोहल का H, D2O डालेंगे तो D2O इस प्रोटॉन H को पीक, इस H को रिप्लेस कर देगा और इसकी पीक डिसअपियर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वो कह रहा है कि आपके पास ये मेथनोइक एसिड है और आपने बेटा इसमें क्या किया है, आपने इसमें बेटा क्या किया है कि D2O डाल दिया। तो पहले जो है ना 2 पीक्स आ रही थी ना, पहले कितनी पीक्स आ रही थी 2, लेकिन D2O के डालने की वजह से अब क्या होगा, ये D2O अच्छा इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, ये भी याद रखना है, बाकियों को नहीं करता, सिर्फ इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के H को रिप्लेस कर देगा तो इस H की जगह क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो जब D आ जाएगा तो फिर एक पीक डिसअपियर होगी ना। तो बेसिकली आपने यहाँ लिखना है कि OH पीक जो है डिसअपियर हो जाएगी, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा विद ड्यूटेरियम के साथ। तो नेक्स्ट बेटा देखें, 1,4-dibromo butane is used in the synthesis of the dicarboxylic acid J and diamine। कि बेटा रिएक्शन हो रहा है, आपने बेसिकली बताना है जी क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ GNH। जरा जे को देखें क्या बन रहा है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ऊपर कार्बन चेक करें 1 2 3 4, नीचे कार्बन चेक करें 1 2 3 4। इसका मतलब है उसने CN नहीं डाला, अगर CN डाला होता ना तो फिर कार्बन चेन बढ़ती। तो उसने क्या किया होगा भाई, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, किसकी ऑक्सीडेशन करें, प्राइमरी अल्कोहल की। तो आपने पहले प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनेगा, आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं, एक्वस NaOH के साथ, और हीट करें, हीट अंडर रिफ्लक्स। तो क्या होगा, CH2 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 और ये CH2 एक OH राइट एक OH लेफ्ट पर लग जाएगा, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। अब इसकी ऑक्सीडेशन करें, K2Cr2O7 हीट अंडर रिफ्लक्स एसिडिफाइड, एसिड भी लिखना है साथ में। तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा ना। जबकि अब के में अगर आप देखें, के में क्या हो रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6, 2 कार्बन भर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने यहाँ पर KCN डाला है, एथेनोलिक, एथेनोलिक KCN और हीट आपने किया जी। तो क्या होगा आपके पास CH2 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 CH2, एक CN राइट पर एक CN लेफ्ट पर, मतलब इस Br को रिप्लेस कर देगा। एंड देन यू विल डू द एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब आप दोबारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये जो नाइट्राइल हैं, अच्छा अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने करनी है तो वो तो चला जाएगा जी इसमें, लेकिन आपने कार्बोक्सिलिक तो नहीं बनाना ना, आपने तो यहाँ पर एमाइन बनाना है। तो एमाइन बनाने के लिए बेटा अब आप इसकी रिडक्शन करेंगे। अब आपने बेटा इसकी रिडक्शन करनी है, तो रिडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, याद रखिएगा LiAlH4, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो जब हाइड्रोजन ऐड होगा ना तो ये दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पर, एक इधर। तो बेसिकली ये बेटा आपका जो है एमाइन बन जाएगा। तो नाइट्राइल की जब रिडक्शन होती है तो क्या बनता है, एमाइन बनता है। तो यहाँ पर आप LiAlH4 यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस भी यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ये याद रखिएगा। यू कैन यूज, ये मैंने आपको स्टेप्स सारे रिएजेंट बता दिए बेटा ऊपर ही। अच्छा इस पर आ जाएं, बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। पोलीमाइड एल कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। और दूसरा बेटा क्या है जी, डाइमाइन है, ये बेटा आपके पास डाइमाइन है। आपने क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना है जी। तो यहाँ से आप ये निकाल दें, यहाँ से ये निकाल दें, यहाँ से ये निकाल दें, और ये आपका बेटा पॉलीमर यहाँ बनेगा ऐसे करके, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O NH, CH2 6 टाइम्स है और ये NH और ये SH, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी।
अच्छा बेटा अब हम आगे चलते हैं जी। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 हो गए अभी। क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं जी। अब ये जी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें ये कह रहा है कि आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड है, उसका आप रिएक्शन कर रहे हैं विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोचें क्या होता है जी। जब भी आप बेटा रिएक्शन करवाते हैं ना, उसने बल्कि आयनिक क्वेन पूछी हुई है, आप चाहे एक्सेस में लें या आप बेटा क्या लें, चाहे एक्सेस में लें या आप थोड़ा सा डालें, होगा क्या कि प्रेसिपिटेट बनेंगे। क्या बनेंगे? ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है। और आप याद रखें कि जो अमोनिया है ना, अमोनिया, आप इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनिया इज अ बेस, ठीक है। इसमें दो तरह के रिएक्शन आप लिख सकते हैं, मैं आपको दोनों करवा देता हूं कि आपने कौन कौन सा रिएक्शन आप जो है लिख सकते हैं इसमें। पहला तो बेटा ये है कि आप लिखें यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ OH, H2O 6 है ना, तो 4 हो जाएंगे और 2 वाटर को 2 OH रिप्लेस कर देंगे। आप कहेंगे भाई ये OH कहाँ से आया? ये OH आ रहा है फ्रॉम NaOH, ठीक है जी, NaOH से आ रहा है। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं बेटा, आप ये भी कर सकते हैं कि 6 के 6 वाटर निकाल दें, क्योंकि अलाउ किया हुआ है इसने मार्क स्कीम में। 6 के 6 वाटर निकाल कर कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाए और 6H2O। देखिए प्रेसिपिटेट बनाने ना, बेसिक आपका ये पता होना चाहिए कि जब भी प्रेसिपिटेट बनते हैं ना, ब्लू प्रेसिपिटेट, तो ओवरऑल चार्ज 0 हो जाता है। और जब भी सोल्यूशन होता है तो ओवरऑल चार्ज 0 नहीं होता, ठीक है। तो कलर एंड स्टेट ऑफ द कॉपर कंटेनिंग स्पीशीज, तो बेटा कलर क्या होगा? ब्लू सॉलिड बनेगा। ब्लू सॉलिड या ब्लू पीपीटी, पीपीटी भी सॉलिड होता है ना। स्टेट उसने क्या है तो आप सॉलिड लिख दें, लेकिन पीपीटी भी आप लिख सकते हैं। तो ब्लू सॉलिड बेटा इसका बनेगा, ब्लू प्रेसिपिटेट। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है भैया इसमें? बेटा क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास है, देखें दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। दो सॉल्यूशंस को मिक्स करने के रिजल्ट में आपके पास एक सॉलिड बन रहा है ना, या नहीं? तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? जिसमें दो सॉल्यूशन मिक्स करें, उसके रिजल्ट में एक सॉलिड बन जाए, तो दैट रिएक्शन इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। या आप इसको एसिड बेस भी कह सकते हैं। क्यों एसिड बेस कह सकते हैं बेटा? इसलिए कह सकते हैं कि देखें ये OH बेस है ना, तो ये OH बेस जो है ये वाटर से H आयन गेन कर रहा है जी, वाटर से H आयन गेन कर रहा है। दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। ये आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बेटा बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखें, कह रहे जी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड में आप एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल रहे हैं। कलर एंड स्टेट, पहले तो आपको याद होना चाहिए कि इस कॉपर में जब आप एक्सेस ऑफ अमोनिया डालेंगे तो डीप ब्लू सोल्यूशन बेटा बनता है, डीप ब्लू सोल्यूशन। ये आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन कैसे होता है देखें, CuH2O6 2+ है, एक्सेस ऑफ अमोनिया आप बेटा इसमें ऐड कर रहे हैं। आप ये मैंने रिएक्शन लिखवाया हुआ है। एक्सेस ऑफ अमोनिया में आप 4 लेंगे, 4 अमोनिया क्या करेंगे, यहाँ से 4 वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देंगे। देखिए ना, अमोनिया भी न्यूट्रल, वाटर भी न्यूट्रल, तो अब ऊपर चार्ज फिर भी आएगा। ऊपर यहाँ मैंने चार्ज क्यों 0 डाला था? क्योंकि OH के ऊपर -1 चार्ज था और 4 वाटर के मॉलिक्यूल बेटा निकल गए। तो ये डीप ब्लू सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर क्या आप एसिड बेस लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। उसकी रीजन क्या है? कोई भी अमोनिया है तो बेस, अमोनिया की प्रोटॉन गेन तो नहीं कर रहा ना, या वाटर ने देखो कि प्रोटॉन लूज तो नहीं किए ना, इसलिए ये दिस इज नॉट एसिड बेस्ड रिएक्शन, इसको नहीं लिखेंगे। ऊपर वाले को क्यों आपने लिखा? क्योंकि देखेंगे जो OH है, ये OH असल में, ये OH पता है क्या कर रहा है? अगर आपको मैं बताऊं, ये जो कॉपर है ना, इसको 6 वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ था। ये जो OH नेगेटिव है, ये इनसे H को गेन कर रहा था जी। तो ये वाटर एज एन एसिड काम कर रहे थे, अपने प्रोटॉन लूज कर दिए, और ये OH किस में चला गया जी? वाटर में चला गया, H2O के अंदर। लेकिन नीचे वाले केस में देखें ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज द लिगेंड,
एक्सचेंज रिएक्शन कि एक लाइगेंड दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, ये डिफरेंस देखिएगा। ऊपर वाला आप एसिड बेस कह रहे हैं क्योंकि OH वाटर को आयोनाइज करके H2O में जा रहा है, ये OH असल में इसमें जा रहा है। ये मत समझिएगा कि OH वाटर को रिप्लेस कर रहा है, बेसिकली OH जो है वो वाटर को आयोनाइज करके वाटर में से H निकाल रहा है, तो वाटर यहाँ पर एज एन एसिड काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, कॉपर वन ऑक्साइड इज एडेड टू अ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर वन ऑक्साइड ये होता है बेटा Cu2O, क्योंकि ऑक्सीजन 2 माइनस है, ये 2 प्लस, एक कॉपर 1 प्लस, दिस इज कॉपर वन ऑक्साइड। तो Cu2O जो है, इसको आप जब ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा। वो कह रहा है ब्लू सोल्यूशन तो कॉपर सल्फेट का बनना चाहिए। वो कह रहा है कि रेड ब्राउन सॉलिड बनेगा, तो इसका मतलब प्योर कॉपर भी बन रहा है, क्योंकि जो प्योर कॉपर होता है ऑक्सीडेशन 0 के साथ वो रेड ब्राउन होता है। और साथ में बेटा क्या बच गया, वाटर। तो ये तो आपने एक यहाँ पर रिएक्शन लिख दिया कि ये होना चाहिए। एक्स क्या है जी, एक्स आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। वाई क्या है, आपके पास कॉपर है। और अब आपने इसमें बेटा क्या बताना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है। टाइप ऑफ रिएक्शन देखें, कॉपर 1 है, यहाँ कॉपर 2 प्लस में जा रहा है, यहाँ 0 में जा रहा है, तो 1 से 2 प्लस ऑक्सीडेशन, 1 से 0 क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो दिस इज द रिडॉक्स। ठीक है, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, आप इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाफ लाइफ से रिलेटेड है, रिएक्शन काइनेटिक्स। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 जो है इज डिसॉल्व इन इनर्ट सॉल्वेंट, मतलब इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब है सॉल्वेंट रिएक्शन नहीं करेगा, रेट ऑफ डिकम, अच्छा ये डिकम्पोज हो रहा है, NO2 में जा रहा है और हाफ O2 में जा रहा है, और आपने उस डिकम्पोजिशन को इन्वेस्टिगेट करना है जी। दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हिच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन एंड ऑक्सीजन गैस। Suggest what measurement could be used to follow the rate of this reaction from the given information। आपने rate of reaction को measure करना है। तो देखिए गैस बन रही हो ना जिस रिएक्शन में, तो अब measure the volume of the oxygen gas with respect to time, तो measure the volume of gas, oxygen gas per unit time। देखिए जब भी रेट की बात होगी ना, तो रेट में तो टाइम तो मस्ट है, अगर आप टाइम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने बताना है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कितनी गैस बन रही है। अब बेटा देखें यहाँ पर नेक्स्ट आपको उसने कर्व दिया है, जो एक कर्व ड्रॉ की है उसने कंसंट्रेशन और टाइम के अंदर। पहली चीज तो वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म हाफ लाइफ। अच्छा हाफ लाइफ आपका, आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट तो होता है लेकिन आप डेफिनेशन हमेशा गलत लिखते हैं, तो बेटा इसकी डेफिनेशन की वर्डिंग यही आपने लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ कि टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन। तो आप जब अपनी वर्डिंग में लिखते हैं तो कुछ और ही लिख देते हैं। टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉल टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कि जो ओरिजिनल वैल्यू से बेटा सर 0.25 है ना, 0.25। अब अगर आपने इसकी हाफ लाइफ निकालनी है तो 0.25 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.125 जो होगा ना बेटा, 0.125 वो इसका हाफ होगा, दैट इज द हाफ लाइफ। अच्छा हाफ लाइफ सपोज 0.25 का हाफ ये आया 0.125, कितना टाइम है जी इसके लिए, देखें यहां से आप देखेंगे कितना टाइम इसको लग रहा है। मैं इसको फिर ड्रॉ करता हूँ, ये हाफ लाइफ है देखें। ये बेटा आ रहा है तकरीबन इसके मिड में ना 100 और 200, वही 150 के 150 जो है ना 150 सेकंड लगेंगे इस कंसंट्रेशन को आधा होने में, है ना। अब अगेन अगेन अगर आपने 0.125 को फर्दर हाफ करके देखना है 0.0625, बेटा ये मैं रफली कर रहा हूं, आप इसको एग्जैक्ट ग्राफ पर कर लेंगे। ये देखें जो सेकंड हाफ लाइफ होगी ना बेटा, ये कि दोबारा कंसंट्रेशन को आधा होना है यहां से यहां तक, तो आधा होने के लिए कितना टाइम अगेन उसको मिल रहा है, 150 से 300 कितना डिफरेंस आ रहा है भाई,
150 नहीं आ रहा, पहले भी 150 आ रहा था। तो कंसंट्रेशन को आधा होने में ना जितना टाइम लगता है, दैट इज, अगर वो टाइम सेम है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब पता है ना आपको? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, कंसंट्रेशन को ट्रिपल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाएगा। तो इस ये अब आपको बता रहा है कि ये जो आपके पास N2O5 के लिहाज से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ का मतलब है कि कंसंट्रेशन को आधा होने में जितना टाइम लगता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.25 को 0.125 तक आने में कितना टाइम लगा? 150 सेकंड। 0.125 को 0.0625 तक आने के लिए कितना टाइम लगा? 150 सेकंड्स। तो इस तरह बेटा अगर इसका भी हाफ करेंगे, इसके बेटा अगर आप हाफ करेंगे ना तो आपको अगेन दोबारा 150 सेकंड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो ये हमने बेटा वर्किंग कर दी है। हाफ लाइफ जो है यहाँ पर मैंने आपको निकाल के बताई है कि हाफ लाइफ आपने कैसे निकालनी है, दैट इज 150 सेकेंड्स। और हाफ लाइफ को बेटा मेंशन किससे करते हैं? T1/2, कि आधा होने में जितना टाइम लग रहा है। 1/2 का मतलब है कि कंसंट्रेशन को आधा होने में कितना टाइम लग रहा है। अच्छा बेटा वो कह रहा है कि सजेस्ट द इफेक्ट ऑन द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। हाफ लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज हाफ? कुछ भी नहीं पड़ेगा भाई, देखें आपके सामने है। पहली हाफ लाइफ मतलब 0.25 से 0.125 पर आने के लिए कितना टाइम लगा? 150। 0.125 को 0.006 पर आने के 0.06 पर आने के लिए कितना टाइम लगा? 150। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इनिशियल कितनी ली है। वो ये कह रहा है ना कि अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा कर दें, मतलब 0.25 के बजाय ना आप ले लें 0.125, तो 0.125 को आधा होने में कितना टाइम लगेगा? 150 ही लगेगा। तो आप बताएंगे क्या इफेक्ट हुआ अगर आप कंसंट्रेशन हाफ कर दें? तो कंसंट्रेशन को हाफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। ठीक है, अब आगे देखें, यूज द ग्राफ इन 5B टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन एट 200। बेटा 200 पर आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो उसके लिए जारी बात है आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो मैं यहाँ तो वो ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसका आंसर बेटा मार्क स्कीम से देखकर आगे वैल्यूज लगाऊंगा। टेंजेंट आपने बेटा ड्रॉ करना है राइज ओवर रन करके। ठीक है, इस पॉइंट पर आपने रेट ऑफ रिएक्शन लगाना है। ये बेटा आपका राइज है, दिस इज रन। तो ये आप राइज ओवर रन करेंगे तो आपके पास टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, एट 200 सेकेंड। तो मैं इसका आंसर ऐसे ही लिख रहा हूं यहाँ पर। जो भी इसका आंसर आएगा ना आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये रेट आ गया है। अब अगला मैं आपको ऐसे साथ करा देता हूँ। अब ये जो रेट की वैल्यू बेटा ये आपके पास आ गई है। आपसे वो के पूछना चाह रहा है ना, N2O5 की कंसंट्रेशन कहां से आएगी? तो N2O5 जो बेटा है उसकी कंसंट्रेशन आपके पास ऐसे आएगी। ये देखिए 200 पर आपने टेंजेंट निकाला था ना, 200 पर। तो 200 पर क्या कंसंट्रेशन है? 0.1। तो 0.1 इज द कंसंट्रेशन। तो देखें आपके पास रेट भी है, कंसंट्रेशन आपके पास क्या है? 0.1 है। यस 0.1। और रेट आपने बेटा ऊपर से निकाल लिया। ठीक है, रेट की यूनिट क्या होगी बेटा आपको मैं बता दूं, जब भी रेट की यूनिट निकालनी है तो यूनिट के अंदर आपने पर सेकंड लाजमी लिखना है बेटा। तो क्या लिखना है? पर सेकंड। बाकी तो कट कट भी सकती है लेकिन पर सेकंड लाजमी आएगा जब भी आपने रेट की यूनिट लिखनी है। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोगों ने खुद करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। ये पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, लास्ट पार्ट। देखिए कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ओजोन, द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज दिस। रेट रिएक्शन आपको क्या बता रही है कि इसके स्लो स्टेप में ना एक मॉलिक्यूल इसका इन्वॉल्व है, एक मॉलिक्यूल इसका इन्वॉल्व है। सजेस्ट अ पॉसिबल टू स्टेप मैकेनिज्म। बेटा पहले हम चलें स्लो स्टेप करते हैं ना, कि एक एक मॉलिक्यूल तो इनका इन्वॉल्व है, NO2 और O3। अब आपने बेटा सजेस्ट करना है। अब आपको कोई ये नहीं है कि इसको कोई रोल नहीं है, आप जरा खुद सोचें कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। O3 किस में जा सकता है? O2 में जा सकता है, जा सकता है ना। तो फिर यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला है वो कहाँ चला जाएगा? NO2 से NO3 बन जाएगा। तो ये स्लो स्टेप तो आपको ये समझ आ रही है कि स्लो स्टेप के अंदर देखें, इस स्लो स्टेप के अंदर एक एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना। तो ये आपका, क्योंकि जो रेट इक्वेशन होती है वो स्लो स्टेप को देख कर लिखी जाती है। देखिए बेटा आपने तो N2O5 बनाना है, तो NO3 जो बना है, देखिए असल में कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं? NO2 के दो। अभी तक आपने एक यूज किया है। तो NO3 का अगर आप दोबारा रिएक्शन NO2 से करवाएं तो क्या N2O5 नहीं बन सकता? बन जाता है। तो NO2 मैंने दो दफा क्यों लिया? क्योंकि मेन इक्वेशन में दो दफा था। तो ये बेटा आपका एक पॉसिबल मैकेनिज्म है। मुझे पता है इसमें आप लोग इतने मार्क्स अक्सर बच्चे नहीं ले पाते, लेकिन इसमें टेक्निक सुन लें क्या करना है आपने, फिर मैं बता रहा हूँ। आपने बेटा काम ये करना है, सबसे पहले देखें कि स्लो स्टेप
आपके पास जो रेट इक्वेशन है ना, उसमें कौन कौन सी स्पीशीज हैं, NO2 और O3, इनका रिएक्शन करवाएं, एक एक मॉलिक्यूल है ना दोनों का। तो आप पॉसिबल प्रोडक्ट्स देखें, O3 किस में जा सकता है, O2 में, और जो एक ऑक्सीजन यहाँ से गया है वो NO2 NO3 में चला जाएगा। आपने बनाना N2O5 है। अब NO3 का फर्दर रिएक्शन करना है किसके साथ, क्योंकि NO2 2 दफा यूज हो रहा है, इसलिए मैंने 2 दफा NO2 लिया है, तो N2O5 हो गया बेटा। अब बेटा आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। मेरा ये ख्याल है बेटा कि अगला क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन खुद कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं इसको भी कर दूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है।